नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है एनडीसी निःशुल्क क्लासेस में। और अपनी रीति बद्ध के सारे अपने सारे जो कवि हैं वो रीतिबद्ध के हो चुके हैं। आज अपनी जो क्लास है वो है रीति सिद्ध कवियों की। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और दे देना चाहता हूँ आप सभी को कि आप लोग जो हैं क्लास के टाइमिंग में क्लास देखने की आदत डालें, क्योंकि अपनी क्लासेस का कहीं ना कहीं थोड़ा मिसयूज़ होना स्टार्ट हो चुका है और लोग डाउनलोड करके दूसरे ग्रुप्स में शेयर करने लग गए हैं। टेलीग्राम ग्रुप में सीधे क्यों क्रमबद्ध क्लासेस आ रही हैं तो ग्रुप में डाल देते हैं और टैग करके डाल रहे हैं कि देखो यूट्यूब पे देखने पे तो ऐड नहीं आता, यहाँ पे आपको बिना ऐड मिलती रहेगी, ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ो, रेगुलर क्लासेस मिलेगी। ऐसे कुछ स्क्रीनशॉट मेरे पास आए। तो अगर इस तरह से मिसयूज़ होता रहेगा तो निश्चित रूप से फिर मुझे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। और पढ़ने वाले स्टूडेंट्स बहुत हैं तो उनका भी नुकसान न हो, इसलिए आपसे ये कहना चाहूँगा कि अपनी क्लासेस निरंतर आती रहेगी, लेकिन कृपया करके जो है क्लास का जो टाइम हो उस टाइम में देखने की कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है फिर बीच में मुझे लाइव क्लास ही देनी पड़े, उसके बाद में क्लास तुरंत हटानी पड़े। तो ऐसा स्टूडेंट ही मजबूर करते हैं, तो ऐसा ना हो इसलिए आप एक आदत डालें। जो बहनें हैं वो घर के काम को थोड़ा सा एडजस्ट करें। अपनी क्लास का टाइम अपन 9 बजे रख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ रहे हो आप बात। और रही बात इसके अलावा, जैसे 9 बजे तक सारा काम कंप्लीट करके आप एक क्लास देखने की आदत डालेंगे, 9 बजे मुझे पढ़ने बैठना है बस। और बाकी तो आप सब समझदार हैं, ठीक है। मैं जानबूझ के नहीं करना चाहता, लेकिन स्टूडेंट्स करवाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं। चलिए हम तो बढ़ते हैं आगे रीति सिद्ध कवियों की ओर। रीति सिद्ध कवि जो कि मानसिकता में कहीं ना कहीं रीतिबद्ध कवि की तरह थे, लेकिन रीतिबद्ध कवि जो थे वो कवि क्या करते थे, मौलिक सिद्धांत देते थे। वो क्या करते थे, मौलिक सिद्धांत देते थे। लेकिन इन कवियों ने क्या है, कोई मौलिक सिद्धांत नहीं दिया, बल्कि लक्षण को लेकर कविताएं लिखी। रीति सिद्ध कवियों में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो है, एक नंबर पर अग्रगण्य जो हैं वो हैं अपने बिहारी। बिहारी का जन्म 1595 में हुआ था और इनका जो निधन था वो 1563 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1563 ईस्वी में। ग्वालियर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। आश्रयदाता जयपुर के राजा मिर्जा राजा जयसिंह थे। कहा जाता है मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में जब ये गए, आप सबको पता ही है, खैर ये तो छोटी सी चीज है, तब जो मिर्जा राजा जयसिंह जो थे अपनी नवोढ़ा नायिका के प्रेम जाल में डूबे हुए थे। और जब उन्होंने देखा कि राजकाज की ओर कोई ध्यान नहीं है, तब उन्होंने एक पर्ची पे लिख के एक दोहा भेजा। और वो दोहा क्या था? नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, और अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल, है ना। तो अभी तक तो ये मतलब पूर्ण रूप से अपने यौवन को प्राप्ति नहीं हुई है, फिर भी तू इस पर इतना आसक्त है, तो जिस दिन ये पूर्ण मुग्धा नायिका का रूप ले लेगी उस दिन तेरा क्या होगा, तेरे राज्य का क्या होगा। इसको लेकर जो है मिर्जा राजा जयसिंह की आंखें खुल गई और उन्होंने दरबार की तरफ ध्यान देना जो प्रारंभ कर दिया और बिहारी को सम्मानित किया। बिहारी सत्सई 700, इसमें 713 दोहे हैं। सत्सई शब्द क्या सबसे पहले बिहारी ने यूज किया? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन सतसई शब्द आते ही ये शब्द रूढ़ हो गया है बिहारी सत्सई के लिए। समझ रहे हो बात आप? जैसे ही हम बोलते हैं ना सत्सई, हमारे दिमाग में बिहारी सत्सई आता है। हम ये नहीं सोचते कि बिहारी से पहले मतीराम ने भी तो लिख दी थी। मतीराम ने भी तो सत्सई, मतीराम सत्सई लिखी थी, सॉरी, मतीराम सत्सई भी तो लिखी गई थी, लेकिन मतीराम सत्सई दिमाग में नहीं आएगा। पहले क्या लिख दी थी, मतलब कहने का मतलब, ठीक है। संयोग की प्रधानता है इसमें और मुक्तक काव्य है। क्या है? संयोग की प्रधानता है। संयोग का मतलब सीधा सीधा हो गया संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार की इसमें क्या देखने को मिलेगी आपको? प्रधानता देखने को मिलेगी। ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। और कहते हैं कि लगभग इसमें 600 दोहे, यानी 600 दोहे जो हैं वो श्रृंगारिक हैं। कितने हैं? 600 दोहे श्रृंगारिक हैं। और कहते हैं 70 दोहे भक्ति के हैं, ठीक है। 70 दोहे भक्ति के हैं, बाकी जो दोहे हैं वो नीति आदि को लेकर हैं। तो इसमें भाषा इसकी ब्रज है, रस इसमें श्रृंगार रस है। श्रृंगार में भी किसकी प्रधानता है? संयोग रस की प्रधानता देखने को मिलती है। हाँ, यहाँ पर वियोग श्रृंगार के भी कुछ एक आध दोहे ऐसे हैं जिसमें बिहारी लिखते हैं
कि जो मतलब एक पथिक को एक गांव में जाते ही पता लग गया कि यहाँ पे कोई विरहिणी नायिका रहती है। तो बोला कैसे पता लगा? बोला सर्दियों में यानी दिसंबर जनवरी के महीने में भी जो है वहाँ गर्म लूएं चल रही थी। इसको मुझे दोहा याद नहीं लेकिन हिंदी याद है। तो गर्म लूएं चल रही थी सर्दियों में, एकदम ठंड के महीने में। तो उससे कभी पथिक ने अंदाजा लगाया हो सकता है यहाँ कोई विरहिणी स्त्री रहती हो। तो जो वियोग श्रृंगार है उसका जो है बढ़ा चढ़ाकर वर्णन भी बिहारी ने किया है। इसके अलावा डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इसमें 713 दोहे हैं और 6 सोरठे हैं, कुल 719 है। ये डॉक्टर नगेंद्र की राय है कि इसमें 719 है, जबकि औसतन जो है सर्वमान्य रूप से 713 ही माने जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि इसमें 700 ही है, 713 ही नहीं है। तो ये व्यक्तिगत राय है इनकी, बाकी हम लोग क्या मानते हैं? 713 ही मानते हैं। ठीक है। इसके अलावा जैसे आगे और देखते हैं, चल पहले मिल जाएगा, लिखा हुआ ही मिल जाएगा। बिहारी को 1645 ईस्वी में जयपुर आगमन पर एक दोहे पर मुग्ध होकर काली पहाड़ी जागीर दी थी। यानी वो नहीं पराग नहीं मधुर मधु जो दोहा है उस पर इनको काली पहाड़ी जागीर दी गई थी और प्रत्येक दोहे पर अशरफी देने का वादा भी किया था। किसने किया था? मिर्जा राजा जय सिंह ने क्या वादा किया था कि प्रत्येक दोहे पर जो है इनको अशरफी दी जाएगी। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे और गुरु का नाम नर हरिदास है और दोहा जो है आगे कौन हवाल होगा ये आपको मैंने बता ही दिया है। ठीक है। अब ये जो है बिहारी सस्से ये किससे प्रभावित मानी जाती है? तो आप जानते हैं कवि हाल हैं, उनकी एक रचना है गाथा सप्तशती। क्या रचना है? गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती। तो इससे ये प्रभावित मानी जाती है। कवि हाल की जो गाथा सप्तशती रचना है उससे कहते हैं कि अच्छा, गाथा सप्तशती याद रखना ये प्राकृत भाषा में है। किस भाषा में है? ये प्राकृत भाषा में है गाथा सप्तशती। समझ गए आप बात? इसके अलावा कहते हैं कि इसमें केवल और केवल बिहारी सस्सई जो है वो कवि हाल की गाथा सप्तशती से ही प्रभावित नहीं है, बल्कि एक अमरूक कवि भी हुए थे, उनकी रचना है अमरूक शतक। ठीक है, अमरूक शतक, इससे भी प्रभावित माने जाते हैं। कहते हैं कि बिहारी सस्सई जो है उस पर इसका भी प्रभाव है। ठीक है। अब बात आती है कि हिंदी में जो है सत्सई जो है सस्सई परंपरा है कि प्रथम रचना कौन सी है? तो ऐसा नहीं है कि बिहारी ने सबसे पहली सत्सई लिखी थी। यह भी एक प्रश्न आता है कि हिंदी में सतसई परंपरा जो है उसकी प्रथम रचना कौन सी है? तो इसमें आप किसका करोगे? आप जानते भी हैं, वो है कृपाराम जी की हित तरंगिणी जो रचना है, इसे हिंदी में सत्सई परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। हिंदी में सत्सई परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। और यह भी कहा जाता है कि तुलसी के रामचरित मानस के बाद बिहारी सत्सई पर सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई है। सर्वाधिक क्या लिखी गई हैं? टीकाएं लिखी गई है। लगभग 50 के करीब टीकाएं इसमें लिखी गई है। किसी ने फिरंगे सत्सई नाम से लिखी है, किसी ने किस नाम से लिखी है, किसी ने कवित्व में सारे दोहों का कवित छंद में वर्णन किया है। अभी हम देखेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम सत्सई के लिए। बिहारी सत्सई कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं जो उसके बारे में किसी ने कुछ कहा नहीं हो। यहां पर तो कहने वालों की लाइन लगेगी अभी, और इस लाइन में देखते हैं कौन कौन आते हैं। तो आप देखिए सत्सई के लिए किसने क्या कहा है। सबसे पहले जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जो हैं वो क्या कहते हैं? ग्रियर्सन कहते हैं कि संपूर्ण यूरोप में मैंने इतनी रचनाएं देखी, इतने बड़े बड़े कवि देखे, लेकिन संपूर्ण यूरोप में बिहारी सत्सई के समान कोई रचना प्राप्त नहीं होती। पूरे यूरोप, भाई ग्रियर्सन कहां का है? बस यूरोप का। इसका मतलब सीधा याद करने का तरीका है, संपूर्ण यूरोप में ग्रियर्सन के मुकाबले बिहारी सत्सई के समान और कोई रचना ही देखने को नहीं मिलती है। ठीक है। तो हमारे पदम सिंह
पदम सिंह शर्मा कहते हैं शक्कर की रोटी। अरे बिहारी सस्सई तो ऐसी मीठी है मानो कोई शक्कर की रोटी हो। पदम सिंह शर्मा। तो वहीं विश्वनाथ प्रसाद सिंह नहीं है, ये मिस्र हैं, क्योंकि विश्वनाथ प्रसाद सिंह तो हमारे प्रधानमंत्री हुए थे वीपी सिंह नाम से, आप जानते भी हैं, तो वो अलग हैं, ये विश्वनाथ प्रसाद मिस्र हैं। तुलसी के, ये क्यों बता रहा हूं, आपने पिछले पेपर नोटिस किए हैं क्या? अपने क्या बोलते हैं उसे, फर्स्ट ग्रेड का पेपर था शायद। आजकल क्या करते हैं, ये जो इस प्रकार से नाम होता है ना, हम लोग शॉर्ट में याद करते हैं विश्वनाथ के अनुसार विश्व, लेकिन पूरा आगे सिंह मिस्र याद नहीं करते, शुक्ला है, वर्मा है, अग्रवाल है, गुप्ता है, नहीं याद करते। और इस टाइप का एक प्रश्न आया था फर्स्ट ग्रेड में, आप नोटिस पेपर देख लेना पिछला, मैं बताऊंगा। तो याद रखें विश्वनाथ प्रसाद मिस्र हैं, और हम जल्दबाजी में सिंह पर भी राइट लगा दें। भाई ये भी तो मैंने लिखा है, तो जल्दबाजी में ही तो लिखा है ना। लेकिन आपको भाई गलती हमसे कहां हो सकती है, मैं वही तो आपको बताने के लिए क्लासेस दे रहा हूं। बाकी ये चीज तो किताबों में आपके पास भी पड़ी है, मेरे पास भी पड़ी है, यूट्यूब भरा हुआ पड़ा है इन चीजों से। ये चीज तो आपको हर कोई पढ़ा देगा, हर चैनल पे पढ़ाई जा सकती है। लेकिन गलती कहां पर होती है, पढ़ना क्या क्या चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, इसीलिए हम ये क्लासेस जो हैं वो क्रमबद्ध लगा रहे हैं। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कहते हैं कि तुलसी के रामचरितमानस को छोड़कर ऐसा कोई दूसरा काव्य ग्रंथ ही नहीं दिखाई पड़ता जिसका बिहारी सस्सई के समान अधिक मंथन हुआ हो। घूम फिर के वही बात आ गई कि भाई तुलसी के रामचरितमानस पर सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई थी, उसके बाद सेकंड नंबर पे जो 50 टीकाएं जो हैं वो लगभग 50 टीकाएं किस पर लिखी गई थी, इस पे अपने बिहारी सस्सई पे लिखी थी, जिसमें सबसे पहली तो बिहारी का पुत्र ही था, आपको पता होगा, कृष्ण कवि। कृष्ण कवि ने जो है कृष्ण कवि की टीका नाम से लिखी थी। तो कृष्ण कवि ने क्या किया, हर दोहे को कवित छंद में लिखा। क्या लिखा, हर दोहे को कवित छंद में लिखने का प्रयास किया था। भगीरथ मिश्र जो हैं वो कहते हैं कि बिहारी सस्सई तो है श्रृंगार भक्ति नीति की त्रिवेणी है। आप लोगों ने हजारों बार इस डेफिनेशन को पढ़ रखा होगा, और जब हम स्नातक और एमए करते थे तब भी इस प्रकार से, मान लो बिहारी सिलेबस में था तो क्वेश्चन आता था कि बिहारी सस्सई श्रृंगार भक्ति नीति की त्रिवेणी है, इस बात को स्पष्ट कीजिए। तो हम उसका उत्तर व्याख्यात्मक लिखते थे। लेकिन हमें यह पता था क्या कि यह परिभाषा जो है वो भगीरथ मिश्र की है। अब हमें यह पता होगा। मैं अपने पढ़ाने से बहुत प्रसन्न हूं। मैं अब जो आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये क्लासेज मेरी पिछली ऑफलाइन क्लासेज जो थी, यानी मतलब जो एप्लीकेशन पर, हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर जो क्लासेज देते थे, उनसे भी अच्छी क्लासेज है अगर इसकी वैल्यू समझा जाए तो। और नई कुछ स्टूडेंट की भटकने की आदत रहेगी। अब इसके अलावा जैसे कल ऑफलाइन अपना जो सेमिनार हुआ था, तो वहां पे ऑफलाइन जो भी बच्चा है, मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा, मैंने कहा रेगुलर क्लासेस देख रहे हो क्या? मात्र 2 कैंडिडेट ने बोला सर हाँ आपकी क्लासेस देख, एक कैंडिडेट ने बोला सर मैं क्लासेस देख रही हूँ। लेकिन मैं रियल बताऊं, वो भी क्या बोल रहे हैं, सर कभी कभार देख लेते हैं। यही सिलेक्शन न होने का सबसे बड़ा कारण है। मतलब अभी तक तो मस्ती में। अनुभवी स्टूडेंट हैं, वो क्या सोच रहे हैं, अरे यार अभी तो कोई वैकेंसी नहीं होगी, उन्हें तो मतलब यो कहते हैं ना, डिबेट में बैठना है कि सर चुनाव कब होंगे, चुनाव में क्या कंक्लूजन निकलेगा, किस बार कौन सी पार्टी जीतेगी, क्या लगता है सोग्रोथ वैकेंसी निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, इस प्रकार से वो तो चर्चा करने में व्यस्त हैं। और जो फ्रेशर हैं वो सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं यार, पेपर है, विज्ञप्ति आएगी तब 2 महीने तैयारी कर लेंगे। ये खाला का घर नहीं है। याद रखना कि टीचर जो है सबसे आखिरी वैकेंसी होती है। आप जब सब वैकेंसी में तैयारी करके हार जाते हो, है ना, मतलब कहते हैं इसमें भी नहीं हुआ, इसमें भी नहीं हुआ, जब जाकर मतलब आप पटवारी में इजी वे में सिलेक्शन करवा सकते हो, आप कांस्टेबल में इजी वे में सिलेक्शन करवा सकते हो। वैसे सिलेक्शन बहुत मुश्किल होता है सब में, लेकिन आप पटवारी, ग्राम सेवक सब में तैयारी करोगे ना, बढ़िया 3-4 महीने सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन टीचर्स में कोई गारंटी नहीं होती। रीजन क्या है, प्रतिस्पर्धा बहुत खतरनाक है। और राजस्थान की एक राजशाही नौकरी मानी जाती है अध्यापक की नौकरी को, आप अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है ना। वो अलग बात है कि आरोप लगते हैं टीचर्स पे कि टीचर बैठे रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। युवा टीचर्स हैं जो लगे हुए हैं, पिछले युवा टीचर्स हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और प्लस उन्हें उससे पहले लगे हुए अनुभवी टीचर्स हैं, उनका सहयोग मिलता है, स्कूलों में बहुत अच्छी व्यवस्था चलती है। अब कुछ 1-2% तो हर जगह आप जानते हैं किस प्रकार के होते हैं, उनके आधार पर सभी टीचर समुदाय को दोष नहीं दिया जाता है। क्योंकि आप भी बनोगे तो आप में से क्या सारे के सारे अच्छे होंगे क्या?
कुछ लोग तो इसीलिए बनना चाहते हैं कि बस अपने तो आराम करना है, कुछ लोग इसलिए बनना चाहते हैं कि सर हमें तो बन के बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों के बीच में रात दिन जिंदगी निकालनी। तो सबका अलग अलग मंतव्य होता है, उस पर किसी को लांछन नहीं लगाना चाहिए। लेकिन पंक्ति देखिए, बिहारी तो श्रृंगार नीति भक्ति की त्रिवेणी है। ये पंक्ति किसकी है? भगत मिश्र की। मैं कहता हूं अब ये एग्जाम में छप गई ना, तुम्हारे सही होगी और किसी के सही नहीं होगी, क्योंकि सब ये बताएंगे लेकिन भगीरथ मिश्र की है ये कोई नहीं बताएगा। भगीरथ मिश्र एक बात और कहते हैं कि बिहारी सत्सई परंपरा की उज्जवल कड़ी है। ये भी बहुत गजब डेफिनेशन है। मैं आपको बताऊंगा आगे होने वाला, चाहे सेकंड ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड पेपर हो, कोई सा भी पेपर हो, अपने नोट्स में से मैं जैसे मैंने सेट में आपके टेलीग्राम चैनल पर एकदम डाले हैं ना कि देखो ये प्रश्न आए हुए, अपने नोट्स में से लाइनें खींच लीजिए, वैसे ही मैं आपको बताऊंगा, देख लीजिए ये प्रश्न यहां से आया हुआ है। ठीक है, बिहारी सत्सई परंपरा की उज्जवल कड़ी है, ये बात कहते हैं भगीरथ मिश्र। एचपीडी क्या कहते हैं? रसिकों के हृदय का हार। अब याद कीजिए वो मतीराम को, मैंने आपको बताया था कि वहां पर कुछ ऐसी पंक्ति आई थी। अगर आपको कुछ याद आया हो तो चलिए मैं आपको बैक लेके चलता हूं, ये थोड़ा सा और बैक चलो भैया, थोड़ा सा और, यही था क्या? हाँ, ये देख लीजिए आप लोग, दिखाई दे रहा है कुछ? ये देखिए, काव्य रसिकों का हार, ये किसके? पद्माकर, सॉरी मतीराम नाम आ गया, पद्माकर। जगत विनोद जो रचना थी, काव्य रसिकों का हार। लैंग्वेज क्या है? काव्य रसिक। क्या है? काव्य के जो रसिक हैं उनका हार। और अब हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं वो भी देख लीजिए। हाँ, ये कहां? ये देखिए, अब हमने क्या पढ़ा? रसिकों के हृदय का हार। लैंग्वेज देखिए, जगत विनोद क्या कहता है? वो कहता है काव्य रसिकों का हार। तो ये किसके बारे में है? ये जगत विनोद के बारे में है। ये जगत विनोद के बारे में कहा जाता है काव्य रसिकों का हार। लेकिन रसिकों के हृदय का हार एचपीडी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब कुछ बच्चे नए होंगे वो सोचेंगे एचपीडी क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो एचपीडी रसिकों के हृदय का हार कहते हैं बिहारी सत्सई को। इसलिए कहता हूं लैंग्वेज कितनी सेम है, और हम लोग कहते हैं सर हमारे तो रट्टा हुआ था, लेकिन समझ के नहीं रट्टा हुआ था, सिर्फ रटाफिकेशन की थी, इस कारण से गड़बड़ हो गई। रामचंद्र शुक्ल की तो परिभाषा है, ये तो एक कॉमन परिभाषा है, यदि प्रबंध काव्य विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है ना। शुक्ल आगे और कहते हैं कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ साथ, यानी कल्पना तो बहुत गजब थी बिहारी की, लेकिन कल्पना की समाहार शक्ति के साथ साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक रचना में क्या हो पाएगा? सफल हो पाएगा। ठीक है ना, उतना ही वह मुक्तक रचना में सफल होगा। ठीक है, तो ये परिभाषा रामचंद्र शुक्ल की है और इंपॉर्टेंट परिभाषाओं में से एक है। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, आप लोग क्लास लाइव देखने की आदत डाल लीजिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और आधुनिक काल स्टार्ट होते होते, यानी इसके बाद एक क्लास और आएगी, उसके बाद आधुनिक क्लास स्टार्ट होगा, तो हो सकता है मैं ये निर्णय ले लूं कि मैं आपको क्लास लाइव ही दूंगा। ठीक है, तो जो पढ़ने वाले होंगे, जिनको पढ़ाई की कद्र है, वो पढ़ेंगे, और जो कईयों की प्रॉब्लम होगी सर गांव में है वगैरह, देखो मैं माफी चाहता हूं, जब मेरे साथ अगर मान लो विश्वास का तो मेरी मेहनत की कदर नहीं की जाएगी, तो अब आपको सर हम तो करते हैं, हम करते नहीं, जब मेरी क्लासेस का मिसयूज होना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर मैं यहाँ पे क्यों माथाफोड़ी कर रहा हूँ। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों का जो है, आप लोगों को जोड़े रखूं और बढ़िया से क्लासेस देते रहूं ताकि आपकी नियमितता बनी रहे वैकेंसी आने तक। लेकिन कुछ बच्चे जो हैं, असामाजिक तत्व नाम दूंगा मैं, ये गलत है, मेरी क्लासेस को आप डाउनलोड करके इस तरह ग्रुप्स में शेयर नहीं कर सकते, और वो मैं करने भी नहीं दूंगा, है ना। मैं अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए स्वतंत्र हूं। ठीक है, चलिए, तो जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी वह मुक्तक रचना में सफल होगा। ये रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा है बिहारी को लेकर। इनकी बहुत सुंदर पंक्ति है। बतरस लालच लाल कीर मुरली धरी लुकाए, सोह करे बोहनी हंसे देन कहीं नटी जाए, है ना। तो मतलब बातों के लालच में कौन सा, यहां पर कौन सा है, तो यहां पे है श्रृंगार है। क्या है? श्रृंगार। अगर यहाँ पे गुण पूछ ले तो कौन सा है, यहाँ पे गुण कौन सा है, यहाँ माधुर्य गुण है। यहाँ पे रीति पूछ ले तो कौन सी है, तो यहाँ पे रीति कौन सी हो जाएगी? वेदर भी हो जाएगी। तो इस तरह से हम पढ़ते हैं। जैसे और भी हैं बिहारी के, आपने वो एक औरंगजेब वाला वो सुना होगा, कौन सा था वो, क्या नाम है,
स्वार्थु सुक्रतु श्रमु वृथा देखि विहंग विचारी, बाज पराये पानी पर तू पच्छिन्न मारी, है ना। कि मतलब कितना प्रतीकात्मक कहा है, देख लीजिए आप कि स्वार्थु सुक्रतु श्रमु वृथा, तो बिना स्वार्थ, तेरा कोई स्वार्थ ही नहीं है, तू बिना स्वार्थ के श्रम कर रहा है। स्वार्थु सुक्रतु श्रमु वृथा देखि विहंग विचारियां, विहंग कौन है, जो राजपूत राजा को बोल रहे हैं, है ना, जयपुर की। देख हे विहंग, तू विचार करके देख, और संकेत किया जा रहा है राजा की तरफ। बाज पराये पानी पर, यानी तू तो कहते हैं ना कि अपनी ही जाति के, तू है बहेबाज, तू अपनी ही मतलब तू शिकारी के हाथों में पड़कर अपनी ही जाति के पक्षियों को मार रहा है, तो ये उचित नहीं है। तो इस प्रकार के दोहे जो हमें देखने को मिलते हैं ना, वो यहीं पर देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से जो एक श्लेष अलंकार का उदाहरण है, माली आवत देखकर कलियन करी पुकारी, माली आवत देखकर कलियन करी पुकारी, फूली फूली चुन लिए काली हमारी बारी। तो इस प्रकार से बिहारी के दोहे तो मुझे लगता है आप में से कई जैसे होंगे जिनको बहुत गजब याद होंगे, बहुत ज्यादा अधिक याद होंगे। जो जितना टच में रहेगा, बैठे खाली समय का सदुपयोग करेगा, उसे याद रहेगा। रामचंद्र शुक्ल आगे कहते हैं कि बिहारी सत्सई में तो रस के छींटे पड़ते हैं, बिहारी सत्सई में तो रस के छींटे पड़ते हैं, मतलब पूरी सत्सई में चारों तरफ रस बिखरा पड़ा है, जिसमें हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। जब पढ़ते हैं तो हृदय की जो कलियां हैं वो खिल उठती है। ये बात कौन कहते हैं? ये बात कहते हैं रामचंद्र शुक्ल। किसके बारे में कहते हैं? ये बात कहते हैं अपने क्या नाम है, बिहारी के बारे में। अच्छा, बिहारी का जो शासनकाल था वो मुगलों का मतलब यूं कह सकते हैं कि चरमोत्कर्ष काल था, और साथ में मुगलों का चरमोत्कर्ष काल था, ये रियल बता रहा हूं आपको। और बिहारी ने, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बिहारी ने मतलब कब से कब तक देखा था, तो आप यूं मान सकते हो कि अकबर के शासन, अकबर का अंत, मतलब अकबर का अंत, जो अकबर का अंतिम शासन था, वहां से लेकर औरंगजेब के प्रारंभ तक जो है शासनकाल देखा था बिहारी ने। औरंगजेब के अंत से लेकर अकबर के अंत से लेकर औरंगजेब के प्रारंभ तक मुगल काल, मतलब ये मुगल सत्ता का वैभव काल था। इस समय मुगल सत्ता अपने चरमोत्कर्ष पर थी, और बिल्कुल थी भी। राजपूत जो राजा थे वो मनसबदार बनाए हुए थे, और वो अपनी जाति के लोगों को मान रहे थे, है ना। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आती है कि रामचंद्र शुक्ल जो हैं, यहां लिख लेते हैं, शुक्ल जो हैं, शुक्ल कहते हैं कि बिहारी जो हैं वो रसवादी आचार्य हैं। अभी कहा ना कि रस के छींटे पड़ते हैं, है ना। शुक्ल कहते हैं कि बिहारी जो हैं वो रसवादी आचार्य हैं, जबकि डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि नहीं, ये रसवादी आचार्य नहीं है, ये तो ध्वनिवादी आचार्य है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना कि शुक्ल के अनुसार ये किस प्रकार के आचार्य हैं, और नगेंद्र के अनुसार जो हैं ये किस प्रकार के आचार्य हैं। सत्सई का प्रथम छंद है, नल की अरु नल नीर की गति एक एक करी जोई, जेतो नीचो वे चले तेतो ऊंचो होई। इसमें भक्ति के 70 दोहे हैं, जबकि 600 जो हैं वो श्रृंगार के दोहे हैं। ये हमारी बात हो चुकी है। सत्सई की रचना गाथा सप्तशती, अमरूक शतक व आर्य सप्तशती के आधार पर, मतलब एक प्रश्न यहां से ये बनता है कि बिहारी सत्सई की जो परंपरा है, बिहारी सत्सई जो रचना है, उस पर निम्न में से किस रचना का प्रभाव नहीं पड़ता? तो उसमें 3 ऑप्शन तो यही होंगे। चौथा ऑप्शन दे देगा मतीराम सत्सई का, है ना। कह देगा बताओ किसका प्रभाव नहीं पड़ता? तो मतीराम का जन्म ही कब हुआ था? 1604 में हुआ था, 1604 में हुआ था, तो उसके बाद ही लिखी गई है। लेकिन मतीराम सत्सई का प्रभाव नहीं पड़ता है। गाथा सप्तशती का प्रभाव है, अमृत शतक का प्रभाव है, आर्य सप्तशती का प्रभाव। तो निम्न में से किसका प्रभाव पड़ता है, किसका नहीं पड़ता है, ये चीज यहां पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है ना। तो मतलब और तो मैं क्या बताऊं, बढ़िया चीज है, इसको याद रखना, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ठीक है। एक सूरती मिश्र थे, या लिखा हुआ नहीं होगा, सूरती मिश्र, इन्होंने भी क्या है, बिहारी सत्सई पे टीका लिखी थी अमर चंद्रिका नाम से। अमर चंद्रिका मतलब उन्होंने एक इस रचना को एक तरह से अमर बताने का प्रयास किया। अमर चंद्रिका नाम से लिखी थी, दोहों में छंद में विवेचन किया है। लल्लू लाल ने लिखी थी, वो लाल चंद्रिका नाम से लिखी थी। जो लल्लू लाल थे उन्होंने लाल चंद्रिका नाम से लिखी थी। आगे 1-2 लिख दूंगा मैं।
सत्सई का प्रत्येक दोहा हिंदी साहित्य का रत्न कहा जाता है। यह भी एक इंपॉर्टेंट है कि सत्सई के दोहों को किस नाम से जाना जाता है, तो सत्सई का प्रत्येक दोहा जो है वो हिंदी साहित्य का रत्न का कहलाता है। सत्सई परंपरा का प्रथम ग्रंथ, गाथा सप्तशती, हाल कवि कृत गाथा सप्तशती। सत्सई पर सर्वप्रथम टीका कृष्ण कवि द्वारा लिखी गई थी, कृष्ण कवि की टीका नाम से, और इन्होंने कवि छंद में वर्णन किया था। ये बात मैंने पहले ही बता दिया आपको। कृष्ण कवि ने प्रत्येक, ये गड़बड़ हो गई, ये यहां सवैया नहीं है, ये सवैया नहीं है दोस्तों, मेरे हिसाब से ये कवि छंद में विवेचन है, ठीक है। इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना और एक बार चेक कर लेना। मैं आपको बता देता हूं, एक कभी कभार कोई एक आध चीज चेक कर लेनी चाहिए। देखो मानव है, त्रुटि रह जाती है। जहां तक कृष्ण कवि ने प्रत्येक दोहे पर कवि छंद में लिखा था, जहां तक मेरा ऐसा मानना है, फिर भी मैं भी चेक कर लूंगा, नेक्स्ट क्लास में जरूर बताऊंगा, आप भी जरूर चेक करना ताकि हम गलत ना कर दें, और ये प्रश्न आने लायक प्रश्न है, ठीक है। आगे देखिए, बताओ बिहारी अकेला ही कितना भारी है। अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी नाम से रोला छंद में लिखा था, यह बिल्कुल सही है। अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी नाम से ही टीका लिखी थी और वो रोला छंद में लिखी थी। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर, तो ये तो सिंबल भी बैठ गया, अनुवाद किया था। फारसी टीका जो कहीं कहीं फिरंगी है, कहीं कहीं फिरंगे है, सत्सई, ये आनंदलाल शर्मा ने लिखी थी, फिरंगे सत्सई नाम से। बिहारी के दोहों को हिंदी भाषा में हाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाव। बिहारी के दोहों को हिंदी भाषा में हाव कहा जाता है और इनको रतन नाम से भी जाना जाता है। अब थोड़ा सा विवाद देखते हैं अपन। कहते हैं कि सूरदास की जो राधा थी वो तो मूक थी, बोलती कम थी, जबकि नंददास वाली राधा थी वो तर्क कुशल थी, तर्क करने में कुशल थी। बिहारी की राधा भी चुप नहीं रहती है, बोलती बहुत है। बिहारी ने भी जो राधा कृष्ण को लेकर दोहे लिखे हैं वो वाचाल है। एक विवाद बहुत चला था कि देव बड़े या बिहारी। इस विवाद के जन्मदाता मिश्र बंधु थे और मिश्र बंधुओं ने देव को जो है वो बहुत बड़ा जो है कवि माना। उनके अनुसार मतलब बिहारी जो है कवि नहीं है। मतलब ये भी एक याद रखना, मिश्र बंधुओं ने बिहारी को कवि माना ही नहीं है। मिश्र बंधु कहते हैं देव बड़े या बिहारी, इस विवाद में कहते हैं कि जो बिहारी है वो कवि है ही नहीं, एक रचना लिखने से कोई कवि नहीं हो जाता, ठीक है। और ये हमने पढ़ लिया, बिहारी को श्रृंगार भक्ति नीति की त्रिवेणी भगीरथ मिश्र ने कहा है। सत्सई में समास शैली का प्रयोग, यानी सत्सई परंपरा ये आप सोच रहे हो सर ये बातें हमें पूछ सकते हैं क्या? चलो माना नहीं पूछेंगे पर्टिकुलर इंडिविजुअल, लेकिन मान लो इस प्रकार से आ जाए कि बिहारी सत्सई के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है या कौन सा कथन असंगत है, तब इनमें से कोई एक आध बात, तीन बातें एक लिखी होगी और एक बात जो है वो अलग लिखी होगी। नगेंद्र कहते हैं मुक्तक काव्य परंपरा में बिहारी का स्थान शीर्ष पर है। मतलब मुक्तक काव्य लिखने में बिहारी का स्थान जो है शीर्ष पर है। या तो सूरदास का था और या शीर्ष पर है, इसका मतलब ये नहीं है कि बिहारी जैसा किसी ने लिखा ही नहीं। सूरदास अपने आप में मुक्तक का बादशाह है, समझ रहे हो बात आप? तो बिहार मुक्तक काव्य परंपरा में बिहारी का स्थान जो है वो एकदम शीर्ष पर आता है ना? ठीक है, आगे चलते हैं। अन्य देखिए बिहारी के बारे में, दोहों के बादशाह बलदेव उपाध्याय ने बिहारी को दोहों का बादशाह कहा है कि अगर किसी ने मतलब दोहे लिखने में जो कोई सिद्ध हस्त है तो वो अपने बिहारी है। लाला भगवान दीन ने भी यही विवाद छेड़ा था वापस। कौन सा विवाद छेड़ा था? एक रचना लिखी थी लाला भगवान दीन ने, बिहारी और देव। देखो ये भी एक ध्यान रखना, उन्होंने जो छेड़ी थी मिश्र बंधुओं ने, वो छेड़ी थी देव और बिहारी, देव बड़े की बिहारी, तो उसमें उन्होंने बिहारी को कवि नहीं माना। इनमें उन्होंने बिहारी और देव छेड़ा और बिहारी को देव से श्रेष्ठ बताने का प्रयास किया लाला भगवान दीन ने, और उन्होंने कहा कि ये तो बिहारी तो हिंदी के चौथे रत्न हैं, बिहारी तो हिंदी के चौथे रत्न हैं। रामचंद्र शुक्ल ने रसवादी आचार्य माना है, डॉक्टर नगेंद्र ने जो है ध्वनिवादी आचार्य माना है। ये चीज भी यहां पर लिखी हुई है। अब आप में से कई स्टूडेंट नहीं सोचेंगे सर आप ये पीछे लिखी हुई चीजें होती है, आप पहले हमें और लिखवा देते हो, हम भर लेते हैं। बढ़िया है, एक बार आपने हाथ से भी लिख ली इंपॉर्टेंट चीजें,
बाद में आगे, और जब आप रिवीजन करोगे तो यही चीजें पहले भी आप हाथ से लिखी हुई होगी वो तो जरूर देखोगे, फिर यहाँ लिखी हुई और देखोगे। तो ये तो बढ़िया चीज है जितना अच्छा हो रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों से, जोर देकर कहना चाहता हूं हजारी प्रसाद द्विवेदी की तरह, कि आपके पास जो भी किताब, जो भी गाइड, जो भी नोट्स XYZ, उनसे मूल्यांकन कर ले मैं अपनी इन क्लासेस का, आपको ऐसा लगेगा कि साहब 90 से 95% सर आप जो पढ़ा रहे हो वो तो हमारे नोट्स में, हमारी किताबों वो तो है, आप उससे भी थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चल रहे हो, जबकि आपके नोट्स बहुत शॉर्ट है, नोट्स भी अपने शॉर्ट हैं लेकिन उनसे एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं अपन। ये है नोट्स बनाने का तरीका। हमने थ्योरी लिखी नहीं ना, हमने सिर्फ वहीं फोकस किया है जहां पर क्वेश्चन बनता है, बस वहीं फोकस करने का प्रयास किया। सेनापति, अब आइए एक चीज आप कल वाले वीडियो में अगर आप कमेंट नहीं देखा हो देखना, सर आप काव्य शास्त्र कब से स्टार्ट करा रहे हो? समझ गए होंगे मैं चुप क्यों हूं, जवाब क्या देना चाहता हूं। यार हद होती है, छोड़ दूं बीच में? हम सर ऐसा थोड़ी पूछ रहे हैं। तो आप सोचो तो सही, साहित्य चल रहा है ना, व्याकरण स्टार्ट करनी है, काव्य शास्त्र वैकेंसी के बाद स्टार्ट कराऊंगा, भले आप वेट करो चाहे करते रहो, नहीं करवाऊंगा काव्य शास्त्र अभी, सिर्फ साहित्य करवाऊंगा। व्याकरण स्टार्ट कर रहा हूं, साहित्य के प्रश्नोत्तर स्टार्ट करूंगा, मेन दो पार्ट जो बड़े बड़े हैं उस हिसाब से, क्योंकि आजकल पहले स्टूडेंट्स की राय ली जाती थी, स्टूडेंट्स की राय ये 5 उंगलियों के समान है, सेम होती नहीं है, इसलिए मैं मेरे अनुसार ही चलूंगा। काव्य शास्त्र अभी करवाऊंगा ही नहीं, काव्य शास्त्र कराऊंगा जब मुझे लग जाएगा कि वास्तव में आप सीरियस हो चुके हो पढ़ने के लिए, तब करवाऊंगा। काव्य शास्त्र में मेहनत बहुत लगती है, और अभी मुझे रुझान जो है वो मात्र 1% दिखाई दे रहा है, 10% भी नहीं, 1% स्टूडेंट हैं जो लगातार पढ़ रहे हैं, बाकी सिर्फ कभी कभार आ जाते हैं, ऐसे नहीं चलेगा। और ये जो बीच बीच में वीडियो देखते हैं ना, ये तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि फिर क्या होता है, उनका मन ही नहीं करता। ये जिनके दिमाग में ये है ना कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लूंगा, एक बार सारे प्लेलिस्ट बन रही है सर की, मैं बाद में एक दिन बैठूंगा, जब पढ़ने बैठूंगा टाइम टेबल बनाऊंगा, फिर मैं एक एक वीडियो देखना स्टार्ट करूंगा, मारे जाओगे। जब तुम लोग ये आज जो बच्चे काम कर रहे हैं वो काम तब करोगे ना, तब तक वो बच्चे रिवीजन की ओर चल पड़ेंगे, और तुम लोगों से रिवीजन भी नहीं हो पाएगा, मारे जाओगे तुम लोग तो नहीं पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि हम मूर्ख नहीं है जो ये इस तरह की क्लासेस दे रहे हैं। यही चीज है, क्रमबद्ध चलेंगे, मेरे अनुसार चलेंगे, आप निश्चिंत मानिए। चलिए, तो सेनापति कहते हैं, आपको हमने सुना होगा 84 जो है 84 लाख सेना, 84 योनियां होती है ना, 84 जूनिया मुंह निकल रहा अपन एक दिन में मनुष्य जोड़ी मिले, कुछ अच्छा कर्म करने वास्ते, पर आप अच्छा कर्म तो करें को नहीं, और आप जी को कर्म हुआ वे भी बिगाड़ना है ना। मैं जब यूं मान लीजिए कि जब मैं इन कवियों को देखता हूं तो मेरे दिमाग में एक बात आती है कि ये कवि थे वो अपनी संस्कृति को बचाने में लगे हुए थे, और आज हम लोग जो है अपनी संस्कृति को खराब करने में लगे हुए हैं। बढ़िया चीज है। जन्म 1584 ईस्वी, मूल नाम नागेश भट्ट, प्रकृति के कवि कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? प्रकृति के कवि कहे जाते हैं, और ऋतु वर्णन में इनको सर्वाधिक सफलता मिली थी। प्रकृति वर्णन में तो अद्वितीय कवि हैं, लेकिन इन्होंने मतलब ऋतु वर्णन जैसा किया वैसा और किसी कवि ने नहीं किया है ना। और रामचंद्र शुक्ल तो कहते हैं, ARC तो कहते हैं कि ये बड़े सहृदय कवि थे। ये क्या थे? ये बड़े सहृदय कवि थे, और मतलब सहृदय कवि थे, और ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी ने किया ही नहीं। ये परिभाषा इन्हीं की है, ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी ने किया ही नहीं। तो अब आप सोच के देख लीजिए, बड़े सहृदय कवि थे, ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी ने किया ही नहीं। ये परिभाषा है रामचंद्र शुक्ल की। अब बात आती है इनकी रचना की। ऋतु वर्णन में सर्वाधिक सफलता मिली। इनकी एक रचना है जिसका नाम है कवित रत्नाकर, और परीक्षा की दृष्टि से तो इंपॉर्टेंट है ही। इसमें 5 तरंगे हैं, 394 जो हैं
वो छंद है। 5 तरंगे हैं, 394 छंद हैं। अब यहां थोड़ा सा विवाद आ जाता है। विवाद यूं आ जाता है कि रचना को लेकर कुछ विद्वान इनका जन्म 1584 मानते हैं, तो कुछ विद्वान इनका जन्म 1589 मानते हैं। तो आप इसमें यूं घबरा नहीं सकते, क्योंकि ठीक है, नेट में थोड़ा क्रम का मामला रहता है, नेट में थोड़ा क्रम का मामला रहता है। बाकी जन्म जो है कभी अपने सेकंड फर्स्ट पर्टिकुलर इस तरह से नहीं पूछते हैं, ज्यादातर पूछते हैं उन्हीं के जिनका ऑथेंटिक होता है। तो 5 तरंगे हैं, 394 छंद हैं, ये याद रखना। अच्छा, इसमें है क्या साहब, याद रखना, राम कथा का वर्णन है। इसका वर्णन है, राम कथा का वर्णन है, षड ऋतु वर्णन है, नखशिख सौंदर्य वर्णन है। याद रखना, नाम है कवित रत्नाकर, ठीक है ना। लेकिन है क्या इसमें, 5 तरंगों में और आप देख सकते हैं 1 से 3 तक तो है ऋतु वर्णन, और चौथी और 5वीं तरंग में है राम कथा वर्णन। मैंने कहा ना, इसमें नखशिख वर्णन भी है, राम कथा तो है ही, नखशिख भी है, और षड ऋतु वर्णन भी है ना, 6 ऋतुओं का वर्णन भी है। ये सब इसमें देखने को मिलता है। इन्हें भक्ति और रीति काल का संधि कवि कहा जा सकता है। भक्ति काल और रीति काल दोनों का संधि कवि भी इनको कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये सेनापति के बारे में तो एक ही चीज है, और कुछ आपको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर आते हैं अपन रस निधि की ओर। 1603 मूल नाम, बस मूल नाम याद रखना, इस कवि का मूल नाम याद रखना। रस निधि पृथ्वी सिंह इनका मूल नाम है। जो रस निधि हैं ये पृथ्वी सिंह है। इनकी रचना देखिए, रतन हजारा, हिंडोला, अखिल और रस निधि सागर, ये कुछ इनकी रचनाएं हैं। तो ये जो रतन हजारा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि निम्न में से, मान लो इस कवि का नाम ही नहीं लिया, सीधा पूछ लिया कि 4 रचनाएं देखकर कि निम्न में से कौन सी रचना बिहारी सस्सई का अनुकरण है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि हाँ साहब, रतन हजारा है, जो कि रस निधि नाम के एक व्यक्ति की है, और ये रस निधि ने जो है बिहारी सस्सई का अनुकरण करते हुए लिखी थी। तो ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। अब हिंडोला, अखिल और रसनिधि सागर तो अब ऐसे याद रह जाएगी, हिंडोला और अखिल 2 रचनाएं और है रसनिधि की, तो याद रख सकते हो तो याद रख लो। नेवाज कवि की रचना है शकुंतला नाटक। नेवाज की शादी शकुंतला से हुई थी। आपको फालतू याद है कि दुष्यंत, बाकी क्या है, नेवाज की शादी जो है वो शकुंतला से हुई थी। वो याद करने का तरीका है। हठी जी श्री राधा सुधा शतक, और भारतेंदु को सबसे प्रिय कवि कौन थे? हठी जी। भारतेंदु सबसे प्रभावित किससे थे? हठी जी से प्रभावित थे। हठी जी ने श्री राधा सुधा शतक लिखा था, श्री राधा सुधा शतक लिखा था हठी जी ने, ठीक है ना। और हाँ, बेनी बंदीजन की आप रचना देख सकते हो, टिकेत राय प्रकाश, ये भी इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना मानी जाती है, ठीक है। और इसके अलावा तो और कौन बच गया? टिकेत राय प्रकाश हो गई, बेनी बंदीजन, ठीक है। बेनी बंदीजन रचना याद रखना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी बेनी बंदीजन, रसविलास, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी बेनी बंदीजन को तो विशेष याद रखना, ये जो रचना है इनकी टिकेत राय प्रकाश, ये काफी प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है, ठीक है। और इसके अलावा कोई खास बात नहीं है, ठीक है। बाकी और कोई कवि ऐसा नहीं है जिनकी रचनाएं कोई ज्यादा विशेष पढ़ी जाए, ठीक है। और आपके नोट्स में देख लीजिए कुछ बचा है तो, बाकी मुझे नहीं लगता कि इसमें से कुछ बचा होगा। तो ये आपके कंप्लीट होता है रीति सिद्ध कवियों का खेल, जो एक ही क्लास का मैटर था, मैंने एक ही क्लास में करवा दिया। मैं फिर से आगाह करता हूँ, अभी तक भी आप लोग जो समय है कि अभी तक वैकेंसी नहीं आई, अपन नोट्स बना लेते हैं, है ना। बाद में आप कहोगे, मैं आपको क्लियर बताता हूँ कि 21 टेस्ट का शेड्यूल बहुत जल्द जारी हो रहा है हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर। ये हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन आप लोग जो है प्ले स्टोर में जाएं, कुछ कईयों को अभी तक भी पता नहीं चल रहा है, प्ले स्टोर में जाएं, प्ले स्टोर में जाकर हिंदी पॉइंट नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करें। उसको डाउनलोड करने के बाद रजिस्ट्रेशन करके स्टोर में जाएं। स्टोर में जाओगे तो आपको 3 प्रकार की टेस्ट सीरीज मिलेगी। वो तीनों ही प्रकार की टेस्ट सीरीज बहुत ही काम की टेस्ट सीरीज हैं। उन टेस्ट सीरीज को पढ़ें, देखें अच्छे से, निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज बहुत शानदार रहेगी, आप हिंदी पॉइंट से लें। और बहुत जल्द अपन जो है क्लासेज हैं वो भी अपने बहुत जल्द उससे देखेंगे, क्या नाम है,
प्रश्नोत्तरी क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं साहित्य की और व्याकरण की। तो रेगुलर रहें, पढ़ें और वीडियो को शेयर करते रहें। लाइक करके तो जाना है ही, ये तो कहने की बात ही नहीं है। सर आप रोज रोज मत कहा करो, हम करते हैं। नहीं, कुछ लोग नहीं करते, कुछ लोगों ने तो मुझे पता सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा है अभी तक। अरे सब्सक्राइब भी, ये चीज़ें ज़रूरी होती है, हमारे लिए ज़रूरी होती है भाई, आप लोगों के लिए नहीं होगी, हमारे लिए ज़रूरत है। और आप करें क्योंकि आप पढ़ने वाले हैं, आप सब में हैं। आप जब अपनी सोच अच्छी रखोगे ना कि सर आगे बढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली हमारे लिए कुछ और बेस्ट करेंगे। देखिए पिछली बार थोड़ा कम आपके लिए कर पाया, इस बार थोड़ी और मेहनत की आप सबके लिए। ये जो है ना, ये आपकी बदौलत ही है, मेरी बदौलत नहीं है। समझ रहे हो बात आप? तो ये जब मेरे पास कुछ होगा, वो कहता है ना मारवाड़ी में कि टंकी में पानी हुई जन नल में आई। अगर हमारे पास भी कुछ नहीं होगा तो फिर हम आप लोगों के लिए क्या कर पाएंगे। इसलिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, शुभ रात्रि, खुश रहो, मस्त रहो, मौज करो।